नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल गंगवार बिहार चुनाव की डायरी में आपका स्वागत करता हूं। बिहार चुनावों पर हमारा ये खास कार्यक्रम है जिसके अंदर हम प्रतिदिन किसी न किसी एक मुद्दे पर बात करते हैं। हमारे साथ होते हैं वरिष्ठ पत्रकार और सोशल मीडिया एक्सपर्ट। रवि जी, मैं आपका स्वागत करता हूं बिहार चुनाव डायरी में। अनीता जी, धन्यवाद आपका अतुल भी जी। स्वागत है बिहार चुनाव की डायरी में। मनीष जी, आपका भी धन्यवाद। स्वागत धन्यवाद है। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। जी जी। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन बिहार चुनाव का जो रंग है वो थोड़ा और गहराता जा रहा है। कुछ नई नई चीजें निकल कर आती जा रही हैं और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि हर दल ये दूसरे दल पर यह आरोप लगा रहा है कि कोरोना काल में जनता की चिंता करे बिना वो दल चुनाव की तैयारी में लग गया है और कहीं ना कहीं इस बहाने से वो अपना भी चुनावी एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रहा है। तो चुनाव जो इस तरीके की जो गतिविधियां अभी चल रही हैं, हम बात कर रहे हैं अभी गठबंधनों पर कि किस प्रकार से कौन कौन से समीकरण बन सकते हैं, कौन कौन से गठबंधन बन सकते हैं, कौन कौन से दल एक साथ आ सकते हैं और कौन से दल ऐसे हैं जो इस बार अलग हो सकते हैं एक दूसरे से। अभी चर्चा में बने हुए चिराग पासवान को बिहार कांग्रेस के जो प्रभारी हैं शक्ति गोहिल, उन्होंने निमंत्रित किया था कि भाई आप हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़िए, हम आपको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाएंगे। कहीं ना कहीं ये बात उनके जो अपने घटक दल है आरजेडी, उसके तेजस्वी यादव के खिलाफ जाती है, लेकिन ये एक ऑफर उन्होंने दिया था। चिराग पासवान थोड़ा रूठे हुए हैं, लेकिन कल जैसे हम चर्चा कर रहे थे तो एक बात निकल कर आई थी कि कहीं ना कहीं एलजेपी इस बात की भी तैयारी कर रही है कि वो सारी सीटों पर चुनाव लड़े। तो क्या ये व्यवहारिक है उनके लिए या फिर वो सिर्फ दबाव की राजनीति खेलने की कोशिश कर रहे हैं, हम इस पर भी बात करेंगे। और जो एक आरजेडी को पता है कि बाकी सभी दलों का उसके साथ गठबंधन होने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, वहीं जीतन राम मांझी हैं जो दो नावों की सवारी करने के दो तरफ का ऑप्शन ओपन करके रखे हैं। वो भी बड़े निश्चिंत हैं कि उनको लग रहा है कि वो जब भी किसी गठबंधन को ज्वाइन करेंगे तो अपनी शर्तों पर करेंगे, अपनी सीटों पर करेंगे। तो ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात। रवि जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो कल आप बता भी रहे थे कि किस प्रकार से एलजेपी ने 94 सीटों के लिए अपना एक डाटा बना दिया और बाकी सीटों पे तैयारी कर रहे हैं, तो और उसके बाद ये जो जीतन राम मांझी और इस तरीके की जो गतिविधि, तो आपको क्या लग रहा है कि किस प्रकार की संभावनाएं बन रही है? एलजेपी अलग जाएगा या वो अभी मिलकर चुनाव लड़ने के लिए दबाव कर रहा है? देखिए अतुल जी, चिराग पासवान इस समय अपना कद बिहार की राजनीति में कुछ और ऊंचा करने की पूरे प्रयास में हैं। जाहिर है कि शक्ति सिंह गोहिल ने जब उनको ये ऑफर दिया कि आप हमारे साथ आ जाइए, हम सीएम पद का दावेदार आपको बना सकते हैं, तो ये केवल और केवल एक रणनीतिक बयान था उनका। उन्हें अच्छी तरह पता है कि चिराग पासवान चूंकि केंद्र सरकार में एलजेपी शामिल है, तो ऐसे किसी ऑफर को एकदम से स्वीकार नहीं करने वाले हैं। शक्ति गोहिल का केवल एक कूटनीतिक खरोंच लगाने का एनडीए में ये प्रयास ज्यादा मैं कहूंगा इसको। शक्ति सिंह गोहिल लगातार महागठबंधन की कोशिशों में जुटे हुए हैं। उधर आरजेडी ने ये कह दिया है, तेजस्वी यादव ने भी ये साफ कर दिया है कि चूंकि जीतन राम मांझी ने कहा था कि अगर 10 तारीख तक कोई महागठबंधन को लेकर कोई ठोस आकार या कोई सूत्र, कोई बिंदु सामने नहीं आता है, तो जीतन राम मांझी ने ये कहा था कि 11 जुलाई यानी आज वे अपने अगले कदम का ऐलान कर सकते हैं। तो तेजस्वी यादव अभी तक जीतन राम मांझी की तरफ से कोई बयान तो नहीं आया, अभी तो खैर पूरा दिन पड़ा हुआ है, लेकिन तेजस्वी यादव के खेमे की तरफ से ये बहुत साफ हो गया है कि उन्हें जीतन राम मांझी को मनाने की कोई बहुत गरज नहीं है और इसकी भरपाई के लिए वामपंथी दलों को वो तरजीह देने के पक्ष में ज्यादा नजर आ रहे हैं। बिहार में हालांकि पूरे देश में वामपंथी जो सियासत है वो एक हाशिए पर सिमट कर आ गई है, लेकिन बिहार में यह है कि कुछ जगहों पर वामपंथी पार्टियों का थोड़ा सा दबदबा अतीत में कायम रहा है और जीतन राम मांझी के विकल्प के तौर पर आरजेडी अब ये प्रयास करने में लग गई है कि वामपंथी जितने भी धड़े हैं, बहुत छोटे छोटे धड़े हैं, उनको सबको एक किया जाए और उनको करीब 10-12 सीटें
ऑफर की जाए। जी, ये जो आप बता रहे हैं कि ये एक नए तरीके का समीकरण बन सकता है, ये जीतन राम मांझी पर भी दबाव बनाने की रणनीति हो सकती है आरजेडी की, कि अगर तुम साथ नहीं आ रहे हो तो कोई बात नहीं, तो वामपंथियों, हालांकि पिछली बार उन्होंने माले ग्रुप को एक सीट अपने कोटे से लोकसभा की दी थी आरजेडी ने, और अब शायद ये विचार बन रहा है कि बाकी घटकों को भी इसमें शामिल करें। अनीता, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है कि जो जिस प्रकार के समीकरण बनाए जा रहे हैं या बनाने की कोशिश हो रही है, वो कहाँ तक सफल होंगे? और जाहिर है कि एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब ये बनेंगे तो ये मतदाताओं को कितना लुभाने वाले समीकरण होंगे, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, रविचंद्र ने बिल्कुल सही बोला कि बिहार में हालांकि वामपंथ का पूरे देश में देखे तो कोई जनाधार नहीं है, लेकिन कहीं कहीं कई कोठरियां हैं, ऐसे खोपचे हैं बिहार में जहाँ पे वामपंथ नजर आता है, वो विचारधारा नजर आती है। खासकर झारखंड से लगा हुआ एरिया या बेगूसराय के उस एरिया में हम जाते हैं, बड़ैया, बेगूसराय और उस तरह के एरिया में, तो हमें दिखता है दरभंगा के कुछ पार्ट्स में भी लेफ्ट जो है वो नजर आता है। लेकिन इस बार लेफ्ट का सबसे बड़ा चेहरा लोकसभा इलेक्शन में अगर किसी ने उतारा तो लेफ्ट की तरफ से उतारा गया, वो कन्हैया कुमार थे। कन्हैया कुमार का क्या हर्ष हुआ वो आपने देखा, क्योंकि अब कहीं ये विचारधारा भले ही जिंदा है वहां पे, लेकिन उसका जनाधार जो है लेफ्ट का अब बिहार से भी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, वो जनाधार रह नहीं गया है। तो अगर कन्हैया कुमार के रिजल्ट को देखते हैं तो भले ही आरजेडी उनके साथ मिलके चलने की कोशिश करे और लोगों को लुभाने की कोशिश करे, लेकिन जातीय समीकरण जो है फिर भी वहां पे बरकरार रहेगी। अगर लेफ्ट को लेकर के वो चलते हैं और उसके बाद जातीय समीकरण को भी कैसे मैनेज करते हैं वो देखना होगा। हालांकि लेफ्ट ने बड़ी ही शातिर तरीके से कन्हैया कुमार को उतारा था, जिस बेल्ट में उनको उतारा था वो भूमियार बेल्ट था, लेफ्ट से उनका उतारा गया था, वो लेफ्ट डोमिनेटेड बेल्ट था लोकसभा इलेक्शन में। लेकिन फिर भी कन्हैया कुमार की जमानत जब्त हो गई थी, क्योंकि एक भूमियार के सामने दूसरा भूमियार उतरा था और भूमियारों ने ये पाया कि जो उस तरफ वाला भूमियार है उसकी विचारधारा कहीं ना कहीं उनको ज्यादा सम्मान पूर्वक लगी, बशर्ते कि कन्हैया कुमार के। तो अब कन्हैया कुमार के अलावा कौन सा वो लेफ्ट का चेहरा होगा जो लोगों को अट्रैक्ट करेगा, ये भी देखना होगा। तो ये एक है कि क्योंकि अपने दम पे कोई भी पार्टी अगर सारी 243 सीटों को हम देखें लड़ने की कोशिश करे तो शायद वो जीत नहीं पाएगी। तो ये एक बॉल फेंकने वाले अंदाज में है कि हाँ इतनी सीटें हम उनको दे देंगे, उनकी जिम्मेदारी बन जाती है। वो अगर लेके आते हैं तो अलायंस में वो आगे चलते हैं, क्योंकि कुछ 10-12 सीटें होंगी तो उनका वो सत्ता के अगर होता भी है तो सत्ता के सहभागी तो रहेंगे, लेकिन सत्ता के मेन स्ट्रीम में आकर वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की पोजीशन में नहीं रहेंगे। तो ये देखना होगा, क्योंकि आरजेडी खुद ही देखे तो वो कहीं ना कहीं अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है। जिस तरह से पिछली बार सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी आरजेडी लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में, हालांकि लालू प्रसाद यादव उस वक्त में चुनाव नहीं लड़ सकते थे, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन हर रैली में नजर आए थे, हर जगह पे नजर आए थे, और कहीं ना कहीं ये इसका फायदा तेजस्वी यादव को बहुत ही बड़े पैमाने पे मिला था। और आरजेडी 80 सीटों के साथ बाहर आई थी और उप मुख्यमंत्री बने थे तेजस्वी यादव, और स्वास्थ्य मंत्री बने थे उनके दूसरे पुत्र जो हैं वो तेज प्रताप यादव जो हैं। तो लेकिन अभी लालू प्रसाद यादव बाहर नहीं है, वो जेल के अंदर हैं, और उनका स्वास्थ्य भी जो है वो बहुत अच्छा नहीं है। लालू प्रसाद यादव आज जो भी जेल के अंदर से करते हैं वो कंट्रोवर्सी में पड़ जाता है, उस पर बड़ा बवाल खड़ा हो जाता है। झारखंड की जेल में है और वहां पे अभी आपने ही देखा कि हाल में ही जब उन्होंने अपना जन्मदिन भी मनाया तो बड़े पैमाने पे झारखंड सरकार ने उनको सहयोग दिया और बहुत अच्छे तरीके से हॉस्पिटल में उनका मनाया गया था। लेकिन उस पर क्वेश्चन मार्क लग गया कि आखिर एक कैदी जो कि हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज है, वो इस तरह से बलून लगाकर पूरे हॉस्पिटल को सजा धजा के इस तरह से अपना जन्मदिन कैसे मना सकता है, वीडियो चैट के थ्रू अपने फैमिली को उससे मिलते हुए, और इस तरह से करके बिहार सरकार ने क्वेश्चन भी अराइज किया था। और रही बात कि चिराग पासवान को इसका कितना फायदा मिलने वाला है,
चिराग पासवान अपना कद जरूर बड़ा कर रहे हैं, मैं इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ रवि सर आपसे, कि वो अपने आप को एलजेपी जो है वो एक्सपैंड करने की कोशिश कर रही है बिहार में, बिहार के हर कोने में ये बताने की कोशिश कर रही है कि हाँ एलजेपी भी एक पार्टी है और उसका भी अपना कैंडिडेट है, वहां पे वो सोशल इंजीनियरिंग के जरिए वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं चिराग यादव। ये एक पार्टी के लिए बहुत अच्छी बात हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल अगर इस इलेक्शन की बात करें तो शायद वो फायदा नहीं मिल पाएगा जो जितने नंबर पे वो लड़ेंगे। हाँ, हो सकता है कि भविष्य में उसका जो एक्सपेंशन की पॉलिसी है उनकी वो कामयाब हो। जी 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 रवि जी, इसमें एक सवाल और भी खड़ा होता है, इसको कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि बिहार में, क्योंकि माना यह जाता है कि वोटर मतदाता बड़ा जागरूक है, तो ये जो जिस तरीके की बात हो रही है जातीय की राजनीति है, लोकल मुद्दे कितने हावी रहने वाले हैं या मुद्दे राष्ट्रीय भी बन सकते हैं? देखिए, अच्छा सवाल है। मैं अनीता को एक तथ्य याद दिलाना चाहता हूं कि जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे, कैंपेनिंग जोरों पे थी, तो 26 फरवरी, उससे पहले 26 फरवरी को भारत ने बालाकोट पर एलओसी पार करके एक बड़ा हमला बोला था। तो उस समय राष्ट्रीयता का मुद्दा बहुत ज्यादा हावी था। तो कन्हैया कुमार की हार में, लोकसभा इलेक्शन में हारना तो उनको था, लेकिन जो अंतर रहा, जो उनकी स्थिति रही, मुझे लगता है कि राष्ट्रीयता का जो उफान उस समय लोकसभा चुनाव के समय देश में था, उसका उनको बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा। इस समय राष्ट्रीयता जैसा कोई मसला, उतना बड़ा मसला सामने नहीं है। तो अतुल जी के सवाल का एक जवाब तो ये है कि बाकायदा लोकसभा चुनाव के समय जो माहौल बना था, वो माहौल इस समय पूरे देश में नहीं है। इस समय पूरे देश में एक तो सबसे बड़ा मसला है कोरोना से निपटने में नाकामी या सफलता या विफलता। इसको विपक्षी पार्टियां बिहार के इलेक्शन में बाकायदा मुद्दा बनाएंगी। और मैं आपको बता दूं कि चुनाव की अभी तारीख या कार्यक्रम घोषित नहीं हुआ है। उससे पहले ही कोरोना के नाम पर चुनाव टलवाने के जो तेजस्वी यादव के जो प्रयास थे, वे अब आरजेडी के चिराग पासवान ने भी उनके सुर में मिला दिया है। वो ये कह रहे हैं कि कोरोना का समय है, अभी ये नवंबर में चुनाव, जो तय समय है चुनाव का, ये नहीं कराया जाना चाहिए। बहरहाल ये कॉल तो चुनाव आयोग को लेनी है, और अभी मामले कोर्ट भी पहुंचेंगे, हाई कोर्ट पहुंच चुका है एक मामला, सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचेंगे। पप्पू यादव भी कह चुके हैं कि वो कोरोना के मामले को लेकर, चुनाव की तारीखों को लेकर कोर्ट जाएंगे। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि ये जो स्ट्रेटेजी अचानक चिराग पासवान ने चुनाव टालने की बात क्यों की है, तो मुझे लग रहा है कि तेजस्वी यादव, और देखिए एक और अपडेट ले लें कि 10 जुलाई यानी कल तक बिहार में 111 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी थी। 111 मृत्यु के मामले में तो वैसे नहीं कहेंगे, लेकिन हिंदू जो समाज है उसके लिए ये संख्या बड़ी शुभ होती है, लेकिन मृत्यु के मामले में तो ये अशुभ ही संख्या अब कहेंगे हम। तो मुझे लगता है कि आरजेडी के तेजस्वी यादव की रणनीति भी ये होगी कि क्योंकि कोरोना पूरी दुनिया में अभी तबाही मचाए हुए है, और जैसे जैसे समय बीतेगा तो कोरोना की जो निपटने की जो स्थितियां हैं किसी भी सरकार की, वो ज्यादा मृत्यु का सिलसिला बिहार में भी आंकड़ा बढ़ेगा, बीमारों का आंकड़ा भी बिहार में बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को सरकार पर उसकी नाकामी, जो बड़ी स्वाभाविक सी नाकामी है, उस मुद्दे को लेकर हमला बोलने का एक मौका विपक्ष को मिलने वाला है। कि अगर चुनाव टलते हैं तो जरा सोचिए कि राज्य में पॉलिटिकल हालात क्या होंगे। जाहिर है कि राष्ट्रपति शासन लगेगा, और राष्ट्रपति शासन अगर लगता है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, और मुख्यमंत्री अगर वे नहीं रहेंगे तो राज्य की मशीनरी का, या मुख्यमंत्री की अपनी एक धमक होती है, कुर्सी की एक धमक होती है, उसका कोई लाभ उन्हें चुनाव में सीधे सीधे नहीं मिल सकता है। दूसरी चीज क्या होगी कि केंद्र सरकार के सीधे सीधे हाथ में बिहार का शासन आ जाएगा, राष्ट्रपति शासन अगर लगता है। तो अगर चुनाव टलता है और फरवरी या मार्च में होता है, तो इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को मिलने वाला है, क्योंकि सीधी सीधी सारी केंद्रीय योजनाएं वहां पहले से ही प्रभावी तौर पर चल रही हैं, और सीधा शासन हो जाएगा। तो मुझे लगता है कहीं इस स्थिति का फायदा
बिहार में बीजेपी का चेहरा बदलने की कवायद न करवा दे। जी जी, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि हो सकता है कि अगर चुनाव देर से होते हैं, चुनाव अगर टलते हैं, तो विपक्ष उसका फायदा उठाने की कोशिश इस सूरत में करेगा कि तब तक हो सकता है कि कोरोना की महामारी और फैले। हालांकि मुझे एक चीज और भी लग रही है कि जिस प्रकार से चाइना के साथ अभी केंद्र सरकार डील कर रही है और स्वदेशी और इन सब चीजों की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय मुद्दा और एक राष्ट्रत्व की भावना भी कहीं ना कहीं लोगों में है कि जिस प्रकार से चीनी एप्स का बहिष्कार हुआ है और उसके सामान का बहिष्कार हो रहा है, तो एक देशव्यापी लहर तो उस तरह से चल रही है। सोशल मीडिया पे क्या स्थिति है, क्या मुद्दे चल रहे हैं, इसको जानने के लिए हम मनीष जी के पास चलते हैं। मनीष जी, आप क्या बता रहे हैं? हाँ जी सर, मैं तो सबसे पहले अभी रवि सर ने जो बताया कि ये जो चुनाव अगर टलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को सीधा फायदा इस बात का मिल जाएगा। तो रवि सर के इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। सोशल मीडिया पर भी ऐसी ही चर्चाएं चल रही हैं, कई जगह चर्चा हो रही है, कई जगह बातें हो रही हैं कि अगर चुनाव टल जाते हैं तो राजद और होगा, वो तो दूर की बात है, वो तो दूसरी बात है, बीजेपी से नेतृत्व को हो जाएगा। एक तो योजनाओं वाली बात जो रवि सर ने बताया कि योजनाएं ग्राउंड स्तर पर जो चलाई जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र से, उनको लोगों तक पहुंचाने का और उनको प्रचार प्रसार के माध्यम से जब इनकी अपनी मशीनरी होगी, गवर्नर होंगे, तो ज्यादा फायदा मिलेगा। दूसरी बात है कि ऐसी चर्चाएं भी चल रही है सोशल मीडिया में कि नीतीश कुमार और इसके अलावा जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और बिहार के भाजपा अध्यक्ष हैं, ये सभी चाहते हैं कि चुनाव जल्दी हो। इनको लगता है कि हमारी मशीनरी काम कर रही है, अगर इनके आधार पर चुनाव होगा तो हम दोबारा सत्ता में आ जाएंगे। जबकि कई लोगों का मानना है सोशल मीडिया पे कि अगर चुनाव में राष्ट्रपति शासन लग जाए बिहार में और चुनाव कुछ दिन के बाद हो, तो निश्चित तौर पे जो बार बार एक बात चलती है बिहार में नेतृत्व परिवर्तन का, लगभग 15 सालों से भाजपा सत्ता में है लेकिन नेतृत्व परिवर्तन नहीं कर पा रही है। सुशील मोदी शुरू से ही जमे पड़े हैं। कई लोग आरोप लगाते हैं कि सुशील मोदी भाजपा के कम और नीतीश कुमार से ज्यादा नजदीकी वाला संबंध रखते हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा के सपोर्टर्स और जो भाजपा से ज्यादा सहानुभूति रखते हैं, उनको लगता है कि बिहार में एक नया चेहरा आना चाहिए। जब गवर्नर का शासन हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा बिहार में, तो निश्चित तौर पे शीर्ष नेतृत्व को ये मौका मिल जाएगा। कई चेहरे हैं जो बिहार में सत्ता में अपनी भागीदारी देना चाहते हैं, तो ऐसी संभावना बन सकती है, ऐसा हो सकता है, ऐसा अंदाजा लोग लगा रहे हैं सोशल मीडिया पे। दूसरी बात जहां तक चिराग पासवान की है, तो चिराग पासवान के बारे में अभी थोड़ी देर पहले आपने भी कहा और बाकी लोगों ने कहा कि वो 94 सीटों पे चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। कोई भी पार्टी जब चुनाव मैदान में जाती है तो उसके पहले जितनी भी सीटें हैं, जैसे बिहार में 243 सीटें हैं, तो भारतीय जनता पार्टी 243 सीटों पे अपना प्रचार कर रही है, 243 सीटों पे वर्चुअल रैलियां कर रही है। तो कोई हर पार्टी, चाहे वो राजद हो, चाहे मांझी हो, चाहे कांग्रेस हो, क्योंकि उनको पता नहीं रहता कि गठबंधन में हमें कौन सी सीट मिलेगी, इसलिए वो सारी सीटों पे तैयारियां करते हैं। जैसा कि मतलब सोशल मीडिया पे मैंने देखा है, कई लोग लोजपा के लोग लिख रहे हैं कि इसका कल आज तक ने एक खबर लगाई थी कि, और कई जगह खबर लगी थी कि चिराग पासवान 243 सीटों पर लड़ने का प्लान बना रहे हैं। 94 सीटों पर उन्होंने तय कर लिया है कि लड़ना है अभी तक, और बाकी सीटों पर भी उनकी पैमाइश जारी है। तो जब सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चा हुई, न्यूज चैनल पे चर्चा हुई, तो लोजपा के लोगों ने और उनसे जुड़े लोगों ने कहना शुरू किया कि ऐसी बात नहीं है, गठबंधन हम भी चाहते हैं, हमारा दल भी गठबंधन चाहता है, लेकिन हम अपनी तैयारी तो जारी रखें। हो सकता है हमें वैसी सीट मिल जाए जहां हमारी तैयारी पूरी ना हो, इसलिए पहले से हम 243 सीटों पर तैयारी करना चाहते हैं।
जी, ये भी मनीष जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात उठाई है कि ये जो तैयारियां चल रही हैं, ये तैयारियां इस बात को भी ध्यान में रखकर चल रही हैं कि कब कौन सी सीट लड़नी पड़ जाए, तो उसके हिसाब से एक बेसिक ग्राउंडिंग अपनी रहनी चाहिए। और ये एक बड़ी महत्वपूर्ण सी चीज है। एक छोटी सी टिप्पणी में चाहूंगा पहले रवि जी आपसे, कि अगर वास्तव में ये जो एक अटकल है कि अगर राष्ट्रपति शासन अगर लगता है और वहां पे फिर नेतृत्व परिवर्तन की बात आती है, तो ऑप्शंस क्या हैं? क्योंकि सुशील मोदी तो भाजपा के पास जो ऑप्शन है वो भाजपा में ही बहुत लोगों को पसंद नहीं है, तो क्या कौन ऐसा ऑप्शन हो सकता है कि और कौन कौन से चेहरे दावेदार बनकर आ सकते हैं जो अभी नहीं दिख रहे, लेकिन हाँ अगर ये स्थिति बनती है तो इस पर कुछ आप टिप्पणी करें। देखिए, मुझे तो रविशंकर प्रसाद की संभावना बहुत ज्यादा लगती है, क्योंकि अतीत में भी जब भी चुनावी इक्वेशन आती हैं, पिछले चुनाव के दौरान भी हमने देखा है, तो ज्यादा नाम अभी स्टेज पर लेना सही नहीं होगा। उनके घर पे मिठाई उठाई का खर्चा बढ़ जाएगा और दुकानें खुली हुई हैं नहीं आजकल कोरोना काल में। तो फिलहाल तो मैं यही कहूंगा कि रविशंकर प्रसाद एक पसंदीदा चेहरा बिहार के लिए हो सकते हैं। तो रवि जी ने एक नया नाम एक छोड़ा है, वाकई अभी बहुत जल्दी है कि अगर इस तरीके की कोई स्थिति बनती है तो क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या बिहार में चेहरा बदल भी सकता है एनडीए का, ये भी देखना दिलचस्प होगा। अतुल जी, चुनाव के बाद अगर ये संभावना आई कि बीजेपी को मुख्यमंत्री पद की सीट मिली, उसी सूरत में चेहरा बदलने की ज्यादा उम्मीद है। जी जी जी, तो रवि जी का कहना यह है कि अगर बिहार में मुख्यमंत्री बीजेपी का बनाने की अगर नौबत आई तो उस सूरत में चेहरा बदलने में कोई नाम जोड़ा जा सकता है। आज के लिए बिहार चुनाव की डायरी में सिर्फ इतना ही। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप अपनी बात अपनी राय हमारे तक भेज सकते हैं। आप हमें मेल करें biharupdate@gmail.com पर अपनी राय अपनी बातें, हम उनको कार्यक्रम में शामिल करेंगे। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई बातचीत के साथ, कुछ नए मुद्दों के साथ, कुछ नए समीकरणों के साथ। तब तक देखते रहिए आप हमारे साथ बिहार चुनाव की डायरी। रवि जी आपका धन्यवाद, मनीष जी आपका धन्यवाद, अनीता जी आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।